तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है कीटोन, और कीटोन में भी हम आज के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उसका मेन टॉपिक जिसका नाम हमारे पास है एसीटोन। फिलहाल तो बात कर लेते हैं कीटोन के हवाले से कि कीटोन हमारे पास क्या होते हैं। तो कीटोन हमारे पास RCOR यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ रेडिकल लग जाए और दूसरी तरफ भी हमारे पास रेडिकल लग जाए, दिस कंपाउंड इज नोन एज कीटोन। तो कार्बोनाइल कार्बन के बारे में हमने काफ़ी दफ़ा आपको बताया है ये बात कि कार्बोनाइल कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अगर दोनों तरफ रेडिकल लग जाएं तो ये कहलाता है कीटोन। अब रेडिकल्स की बात है कि हम कौन से रेडिकल्स को अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कंपाउंड की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूं मिथाइल, तो वो वही रेडिकल बन जाएगा जो हमने आज आपको पढ़ाना है। यानी दोनों तरफ अगर मैं मिथाइल यानी कि CH3 को अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसको प्लेस कर दूं, तो होगा क्या। तो आप देख सकते हैं एक तरफ हमने लगा दिया मिथाइल और सिमिलरली दूसरी तरफ भी हमने लगा दिया मिथाइल। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है इसके हमारे पास मुख्तलिफ नाम लिखे जा सकते हैं। दो मिथाइल लगे में तो इसका जो हमारे पास पहला नाम आएगा वो आ जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। इसी तरीके से अगर हम इसका दूसरा नाम देखें इस कंपाउंड का, तो वो इसका IUPAC नेम होगा। इसका IUPAC नेम है 2-प्रोपेनॉन। हमने आपको IUPAC अलग से पढ़ाई भी है तो इसको इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो कमर्शियल नेम है वो हमारे पास है एसीटोन, और हम इसको एसीटोन के नाम से ही पढ़ाएंगे ताकि हमें आसानी हो, आगे चल के हमें समझने में आसानी हो जाए। तो हमें आज जो मेन टॉपिक पढ़ना है, एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है हमारे पास एसीटोन का। अब एसीटोन्स क्या होते हैं और ये हमारे पास क्या क्या काम करते हैं, तो पहले इनसे रिलेट कुछ बातें बता देते हैं। प्रिपरेशन इज़ वेरी इजी, आप बड़ी आराम से सीख जाएंगे। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता देते हैं कि इसका जो कमर्शियल नेम है वो हमारे पास एसीटोन इस्तेमाल होता है। और हमारे पास जब किसी पेशेंट के अंदर डायबिटिक मेलिटस की बीमारी होती है, डायबिटिक मेलिटस को हम लोग आम अल्फाज में शुगर कहते हैं, और इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1 होती है और दूसरी टाइप 2 होती है। अब ये डायबिटिक मेलिटस क्यों होती है और इसका एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो अगर हमारे पास डायबिटिक मेलिटस के अंदर हमारे पास एक्चुअल प्रैक्टिस में कीटोन की अमाउंट अच्छी खासी हाई हो जाती है, या फिर इसको ये समझ लें एसीटोन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। ये जो एसीटोन की अमाउंट है ये एक लेवल तक बढ़ेगी, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। रीज़न क्या है, ये एसिडिक है नेचर के अंदर, और हमारी बॉडी की जो पीएच है वो ऑलमोस्ट मेंटेन हुई हुई है 7.2 टू 7.3 के किनारे किनारे, इसके दरमियान हमारे पास बॉडी की पीएच जो है वो मेंटेन है। अब अगर ये पीएच बॉडी की डिस्टर्ब हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे पास नेक्स्ट बनने वाले प्रोसेस में भी इशू हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, नॉर्मल बॉडी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक ऑर्गन है, उसे कहा जाता है पेनक्रियास, जो हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। ये फास्टिंग स्टेट इन्होंने उठाई है, लेकिन हम इसको नॉर्मल स्टेट की बात कर लेते हैं। डिक्रीज हो जाता है वैसे तो फास्टिंग स्टेट में इंसुलिन की अमाउंट। तो अगर नॉर्मल बात करें कि नॉर्मल प्रोसीजर हमारे पास होता है क्या है बॉडी का, तो उसको ज़रा समझते हैं। फिलहाल तो डिक्रीज को अपने माइंड से आप हटा दें और नॉर्मल बात करें। देखिए नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पास ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को हमारे पास ये स्टोरेज फॉर्म में ले आता है, इसको हम लोग कहेंगे ये ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ये एक्चुअल प्रैक्टिस में बॉडी के अंदर स्टोर होगी, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये एक्चुअल में स्टोरेज होती है। होता कुछ इस तरह से है, हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है, हाँ, हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास एक चीज़ है बेटा, से कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज है क्या, ये बेसिकली हमारे पास मोनोसेकेराइड्स होते हैं। ये मोनोसेकेराइड्स हमारे पास एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, यानी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारे पास एनर्जीज हैं वो सब की सब हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा होता है, या ग्लूकोज के थ्रू हमें मिलती हैं। प्रोटीन और हमारे पास फैट भी एसेंशियल सोर्सेज हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमारी बॉडी में डायरेक्ट ग्लूकोज कभी भी स्टोर नहीं होता, ग्लूकोज स्टोर होता है हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
और ये जो ग्लाइकोजन हमारे पास आता है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। ग्लाइकोजन बेसिकली हमारे पास एक कंडेंस फॉर्म हो जाती है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज जो है ये हमारे पास ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए हमारे पास इंसुलिन इस्तेमाल होती है। अब होता क्या है, अगर लेट सपोज किसी बॉडी के अंदर ये ग्लाइकोजन, अगर हमारे पास किसी बॉडी के अंदर इंसुलिन की अमाउंट कम होना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये प्रोसेस रुक जाएगा, यानी उसके अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। होता इनिशियली बॉडी में ये है कि ग्लूकोज के साथ इंसुलिन आती है, और वो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता, इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जाके हमारे पास लिवर में स्टोर हो जाता है। लेट सपोज कि हमारे पास फिर ज़रूरत पड़ गई बॉडी को, यानी कि अब बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी डायरेक्टली ग्लाइकोजन से एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर सकती, और बॉडी रिवर्स प्रोसेस पे जाती है। रिवर्स प्रोसेस पे जाने का मतलब ये कि हमारे पास ये ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट कैसे होगा, इन द फॉर्म, ये हमारे पास एक और प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे पास इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रोसेस टर्मिनेट तब होता है जब ये इंसुलिन की अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब अगर इंसुलिन की अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो हमारे पास, अगर हमारे पास ये अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो हमारे पास प्रोसेस भी रुक जाएगा, यानी कि ये जो प्रोसेस है या रुक जाएगा, या सो कॉल्ड ये प्रोसेस हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है, ये रोकने के लिए बॉडी क्या करती है, कीटो, एक प्रोसेस है, इसे कहते हैं कीटोजेनेसिस, वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है। और हमारे पास जब डिक्रीज होता है इंसुलिन, लेट सपोज हम यहाँ पे इमेजिन करें हुए कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटिक मेलिटस है, तो जाहिर है उसका पेनक्रियास तो नॉर्मल इंसुलिन जो है वो रिलीज नहीं करेगा। तो जैसे ही डिक्रीज होता है इंसुलिन के अमाउंट, तो फैट सेल्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारे पास लिवर के अंदर कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, और ये कीटोजेनेसिस का प्रोसेस हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि वहाँ पे जो एनर्जी प्रोसेस था वो एक नेचुरल प्रोसेस था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, और फिर ग्लाइकोजन से रिवर्स बैक ग्लूकोज का। अब जब ग्लूकोज ही इसके अंदर हमारे पास एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चला गया, यानी ग्लूकोज हमारे पास इस फॉर्म में आ गया कि अब अवेलेबल इंसुलिन हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये पूरा प्रोसेस हमारे पास हॉल्ट वाली कंडीशन में चला जाता है। इस हॉल्ट वाली कंडीशन में बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी कीटोजेनेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देती है, और कीटोजेनेसिस की वजह से हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर कीटोन की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है, और एक वक्त तक अगर कीटोन की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो जाहिर है पीएच डाउन होना शुरू हो जाएगी और पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब ये एक बड़ा मसला है कि आपने सुना होगा किसी शख्स की शुगर शूट कर गई है और उसकी डेथ हो गई। एक्चुअल प्रैक्टिस में वो होता क्या है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट ही नहीं हो रहा ग्लाइकोजन के अंदर, तो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो हमारे पास जमा होती जा रही है, इन यानी वो जो ग्लूकोज की अमाउंट है हमारे पास, वो अमाउंट हमारे पास जमा हो रही है। अब हो क्या रहा है मेरा बेटा, जैसे जैसे हमारे पास ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती चली जा रही है, तो एक वक्त आएगा डेफिनेटली ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास अब एनर्जी सोर्स मौजूद ही नहीं है उस तरह से। ये ग्लूकोज जो है ये यूरिन के थ्रू पास हो जाएगी। ये भी आपने सुना होगा कि जो डायबिटिक मेलिटस के पेशेंट हैं उनके यूरिन में भी ग्लूकोज मौजूद होती है, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी खुद ही रिलीज कर देती है। इस ये एक प्रोसेस है, होम्योस्टेसिस के थ्रू ये रिलीज हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि ग्लाइकोजन बन नहीं रहा, इंसुलिन मौजूद नहीं है, तो फिर कीटोजेनेसिस के थ्रू एनर्जी आ रही है। अब ये जो कीटोजेनेसिस है ये हमारे पास कीटोन के अमाउंट को बढ़ाता चला जाएगा, और ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक वक्त आएगा कि बॉडी शूट कर जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो एसीटोन है, ये अगर किसी को डायबिटिक मेलिटस है, तो उस शख्स के अंदर एसीटोन की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा का मतलब भी एक लिमिट होनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, तो इसकी थोड़ी केमिस्ट्री की बात भी कर लें। मैंने इसका बहुत बहुत ही क्विक रिव्यू दिया है इसकी बायोलॉजिकल साइड का, जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं उन्होंने ये काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि फिर इसके अंदर टाइप्स भी मौजूद हैं, तो उन टाइप्स को मैंने अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया और ना बताया है कि हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं।
ये चीज़ें हम आपको सिखा देंगे, लेकिन जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हम आपको आगे चल के बड़ी तफसीलात के साथ सिखा देंगे। अच्छा मेरे बेटा, अब सबसे पहले तो देखते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो हमारे पास इसके 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ज़रा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। यानी अगर हमारे पास कोई सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल मौजूद हो और हम उसकी ऑक्सीडेशन करवा दें, तो हम बड़ी आराम से प्रिपेयर कर लेंगे एसीटोन को, या फिर आप इसको 2 प्रोपेनॉन भी पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर चॉइस है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें। सेकेंडरी हमारे पास वो कार्बन होता है जिसके साथ 2 रेडिकल लगे हुए होते हैं। तो ये एक हमने कार्बन बनाया, और पहले मैं इस कार्बन की चारों इसकी जो वैलेंसीज हैं वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये एक कार्बन है, इसकी हमने चारों वैलेंसीज बना दी। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास 2 रेडिकल लग जाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास 2 रेडिकल लगे हों। तो आप देख सकते हैं एक रेडिकल यहाँ लग गया और एक रेडिकल इधर लग गया। सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल है। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन मेरे पास पूरे हो गए। एक जगह पे मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, एंड सिमिलरली दूसरी जगह पे मैंने अल्कोहल अटैच कर दिया। ये जो बनने वाला कंपाउंड है ये कहलाता है सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। ये जो सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल है, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको मालूम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। कंडीशंस में लिख दूंगा। जैसे ही ये रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म होगा, तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा, यानी ये जो हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ हमारे पास वाटर अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एसीटोन अलग हो गया और हमारे पास वाटर अलग फॉर्म हो गया। अब एसीटोन में क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, तो हमने इधर इसको कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि हमें आसानी हो जाए अंडरस्टैंड करने में कि ये हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड है वो एसीटोन है, और वाटर हमारे पास अलग हो जाएगा। इसमें सोर्स आप बता दीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स इस्तेमाल हुआ है नेसेंट ऑक्सीजन का, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है। तो अब ज़रा गौर से देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख भी बहुत देते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मेरे बेटा K2Cr2O7, and then in the presence of sulfuric acid H2SO4, और ये आ जाएगा कंसनट्रेटेड। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया H2SO4 कंसनट्रेटेड। इसकी प्रेजेंस में हमारे पास ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। तादाद लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको नेसेंट ऑक्सीजन की, वो खुद ब खुद एक अंडरस्टैंड चीज़ होती है, अंडरस्टूड चीज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है मेरा बेटा, वो रिएक्शन है हमारे पास पायरोलाइसिस का। पायरोलाइसिस का मतलब किसी चीज़ को हीट करना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हम इस केस के अंदर जिस कंपाउंड को पायरोलाइज करेंगे वो कंपाउंड कहलाता है, उस कंपाउंड का हमारे पास नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम होता है विनीगर, और तीसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। तो हमारे पास इसकी जो सेकंड प्रिपरेशन है वो है बाय पायरोलाइसिस ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगला रिएक्शन हमारे पास पायरोलाइसिस का है। अब हम पायरोलाइसिस इसकी परफॉर्म करवा देते हैं। ज़रा गौर से देखें इसकी पायरोलाइसिस कैसे होगी। हीट करना है, सिंपल, आपके पास CH3C/OH, और हमें ये मालूम है ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा दरमियान में, क्योंकि एसिटिक एसिड भी कार्बोनाइल कार्बन का ये मेन डेरिवेटिव है। तो उसी जैसा हमने इसका रिएक्शन परफॉर्म करवाया है। तो ये हमारे पास आ गया एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का हम लोग अब रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स। ये किसी भी कंपाउंड के साथ नहीं करवाएंगे, क्योंकि पायरोलाइसिस के अंदर आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे होते, बल्कि ऑलरेडी मौजूद चीज़ को ही हीट करके ब्रेक डाउन के प्रोसेस पे लेके आते हैं। तो अब ज़रा गौर से देखें, हमारे पास यहाँ से लेके अब यहाँ पे इसको हीट किया जाएगा, और
हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर इस्तेमाल होता है। अब होगा क्या, हमारे पास टोटल कितने इस्तेमाल होते हैं एसिटिक एसिड, तो 2 एसिटिक एसिड हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, और हमारे पास इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास कीटोन बन जाता है, और कीटोन के साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी आ जाता है। यानी जो प्रोडक्ट हमने ऊपर बनाए थे तकरीबन उसी जैसे मिलते जुलते प्रोडक्ट बनते हैं, बस हमारे पास एक प्रोडक्ट का इजाफा हो जाता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अलग हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, और वो जो हमारे पास थर्ड इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है ड्राई डिस्टिलेशन का। मैंने आपको फॉर्मल्डिहाइड में भी ड्राई डिस्टिलेशन के बारे में बताया था, इसकी तफसीलात उस लेक्चर के अंदर, तो इस इधर मैं इसकी इतनी तफसीलात नहीं बताऊंगा ड्राई डिस्टिलेशन की। बस ये एक सेपरेशन टेक्निक है जो हेल्प करती है किसी भी चीज़ को डिस्टिलेट होने में। डिस्टिलेट का मतलब ये कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर उसको अलग करने में हमारे पास काम आता है। तो कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं, एसीटेट आइन के बारे में हम आपसे ऑलरेडी अच्छे तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे पास CH3COO और माइनस, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसीटेट आइन। तो ये हमारे पास आ गया एसीटेट आइन। अब हमारे पास कह रहा है कैल्शियम एसीटेट है। कैल्शियम एसीटेट का मतलब ये है कि हमारे पास 2 एसीटेट के आइंस होंगे, एक आइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मेरे बेटा, और इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम की हमें मालूम है टोटल 2 वैलेंसीज हैं। मैंने इसको ऑलरेडी पहले से ही मुझे ये बात मालूम थी, तो मैंने क्या किया, इसकी एक वैलेंसी को ऑलरेडी पहले से बना दिया। अब होगा क्या, हमारे पास होगा क्या मेरा बेटा, कैल्शियम की एक तरफ एसीटेट आ जाएगा, सिमिलरली दूसरी तरफ भी हमारे पास एसीटेट आइन आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक एसीटेट आइन, और सिमिलरली ये हमारे पास आ गया दूसरा एसीटेट आइन। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेंशन करना है कि हम इसकी ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, और इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट और एसीटोन हमारे पास अलग हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि हम लोग इसको लिखते आए हैं। तो अब ज़रा गौर से देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया इसकी ड्राई डिस्टिलेशन, और जैसे मैंने इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाई हमारे पास होगा क्या, ये कैल्शियम और इसके अलावा ये वाला जो पूरा पार्ट है, यानी ये ऑक्सीजन और साथ 3 ऑक्सीजन और मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर है वो भी फॉर्म हो जाएगा, यानी एसीटोन भी फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं सब कुछ कंडेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो सब कुछ कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और कंडेंस का मतलब CH3CO और CH3, आप सब कुछ एक साथ मर्ज करके लिख दें तो ये चीज़ भी बिल्कुल करेक्ट कंसीडर की जाती है। यहाँ तक मैंने आपको इसकी प्रिपरेशन सिखा दी, यानी कि एसीटोन की। मेजर प्रोडक्ट एसीटोन है तो लिख लें। इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह आपको इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझाएंगे और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो ये हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई करता है।